इस साल फरवरी में सदर पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में एक तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके तहत वो तंजीमें जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा कलअदम करार दे चुकी है, पाकिस्तान में भी कलअदम होंगी। इसका एक मकसद बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को मुतमईन करना था, ताकि वो पाकिस्तान को इंतहा पसंद तंजीमों तक फ़ंड्स की फरहमी रोकने में नाकाम करार देकर ब्लैक लिस्ट ना कर दे। लेकिन इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत सिर्फ 4 माह थी। हुकूमत ने इसे मंजूरी या इस पर आइन साजी के लिए इसे कौमी असम्बली में पेश नहीं किया, इसलिए ये अब नाफिजुल अमल नहीं रहा। यानी वो तंजीमें जिन्हें आलमी बरादरी अमन के लिए ख़तरनाक करार देती है, अगर नेक्टा की कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल नहीं तो पाकिस्तान में काम करने के लिए आज़ाद हो सकती हैं। यही मौक़िफ़ अपनाया है जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज़ सईद ने, जिनका कहना है कि जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत ट्रस्ट पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में नहीं, वॉच लिस्ट में है। तो दहशतगर्दी से मुतल्लिक एक अहम ऑर्डिनेंस पर कानून साजी ना करने का क्या नतीजा हो सकता है, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारी आज की मेहमान वाशिंगटन के तहकीकी इदारे केटो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तज्ज़ियाकार सहर खान। सर, वेलकम टू व्यू 360। पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी के सामने अपने क्रेडेंशियल्स रखता है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ उसने कितने ठोस इक़दाम किए हैं। ऐसा जब लैप्स हम देखते हैं, क्या मैसेज मिलता है दुनिया को, क्या नतीजा हो सकता है इसका? मैसेज जो मिलता है वो एक बहुत ख़राब मैसेज है। ऑलरेडी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा इल्ज़ामात हैं कि वो इंतहा पसंद ग्रुप्स को सिर्फ उनकी मदद नहीं करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकते हैं फ्रीली। जमात-उद-दावा बहुत अरसे से इस लिस्ट के अंदर है, बल्कि अमेरिका ने भी उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लेबल दिया हुआ है। और जमात-उद-दावा जैसी तंजीमें जो हैं वो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में भी ताल्लुकात उन्होंने ख़राब किए हुए हैं। मेरे ख़्याल में जो इमरान खान की हुकूमत है उनको जल्द अज जल्द या तो जो अमेंडमेंट पास हुआ था उसको एक्सटेंड करना चाहिए या एक नया कानून बनाना चाहिए, जिसके अंदर वो कहें कि जो भी यूनाइटेड नेशंस के लिस्ट पे हैं लोग, वो पाकिस्तान के अंदर भी अप्लाई करें, ताकि एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो उनको अप्लाई करे। क्योंकि उसके बग़ैर फिर ये इंडिकेशन होगा कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो ग्रे लिस्ट है उसको संजीदगी से नहीं ले रहा। अच्छा, अभी वैसे हो के भी गई FATF का डेलीगेशन पाकिस्तान से हो के भी गया और उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया अब तक जो पाकिस्तान इक़दाम उठाएं, लेकिन जो हाफिज़ सईद का और जमात-उद-दावा का केस है ये अपने में एक पेचीदा किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों कहते हैं कि ये जो कलअदम तंजीम है लश्कर तैयबा अब भी उसके साथ मुंसलिक हैं, जिसको मुंबई हमलों के लिए ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अदालतों के सामने अभी तक वो प्रूफ नहीं रखे जा सके जिनसे यही मौक़िफ़ जो है बैनुल-अक़वामी बिरादरी का वो पाकिस्तान में साबित हो सके। और हाफिज़ सईद का मौक़िफ़ भी यही है कि भारत और अमेरिका के प्रेशर में ये किया जा रहा है। देखिए, प्रूफ जो है मेरे ख़्याल में तो काफ़ी ज़्यादा है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ भारत और अमेरिका क्या चाहते हैं, ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात भी कैसे हैं, जिसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि ये जो जमात-उद-दावा के ख़िलाफ़ जो हमें एकदम से कोई एविडेंस नहीं मिलता, या हाफिज़ से जो जमात-उद-दावा जो है तबलीग करता है, सियासत के बारे में बात करता है और बहुत खुले आम वो रैलीज़ करते हैं जिसके अंदर वो आप समझे पेचीदा बातें करते हैं। तो अब हमारे पास एविडेंस तो है, लेकिन जो मसला है वो ये है कि एक तो पुलिस की अपनी इनकैपेसिटी है और फिर दूसरा जो है जमात-उद-दावा के लिंक्स हैं लश्कर तैयबा के साथ। तो लश्कर तैयबा वो इंतहा पसंद ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान अभी भी मदद करता है। पाकिस्तान हाफिज़ सईद इसको डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि उनका ताल्लुक नहीं है लश्कर तैयबा से। बिल्कुल, हाफिज़ सईद इसको डिनाई करते हैं। और लेकिन जब जमात-उद-दावा बना था वो लश्कर तैयबा नहीं बनाया था इसी मकसद के लिए कि वो तबलीग करें, कि वो सियासत के बारे में बात करें और वो इस्लाम के बारे में बात करें, एक सर्टेन करें के बारे में। बिल्कुल। तो अब बेशक वो शायद अब हाफिज़ सईद बेशक कह दें कि भाई हमारा लिंक नहीं है लश्कर तैयबा के साथ। जमात-उद-दावा खुद भी अब इतना बड़ा हो चुका है, यानी कराची के अंदर जमात-उद-दावा सबसे बड़ी उनकी एम्बुलेंस सर्विस है। तो कुछ अच्छी बातें जमात-उद-दावा ने भी की हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो इंतहा पसंदी का है और उसका सबूत है। लेकिन हाफिज़ सईद को जब भी अरेस्ट किया जाता है उनको रहा किया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये और भी ज़्यादा लिंक हमें उनका ये कहना है कि उनको ऑलरेडी कई साल तक नज़रबंद रखा गया है और इंटरनेशनल प्रेशर के तहत ही उनको रखा जा रहा है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हमने इस हफ्ते देखी कि मुल्ला बरादर जो कि तालिबान तहरीक जो अफ़गान तालिबान हैं उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, 2010 से पाकिस्तान में वो जेल में थे, उनको रिहा किया गया है। तो
दहशत गर्दी के क्रेडेंशियल्स हो जाएं या पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो जाएं, अफ़गान अमन जो अमल है वो हो जाए, बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट से ताना बाना मिलता है इस रिहाई का। क्या वाशिंगटन सोच रहा है, क्या इसके बारे में यहाँ पे तासुर है कि ये अच्छा इकदाम था या इससे मज़ीद क्वेश्चंस रेज होते हैं? देखिए, पहली दफ़ा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है, उन्होंने ज़ालिम खलीलज़ाद को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम तालिबान से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, जो पिछले 1 साल से तालिबान चाह रहे हैं कि अमेरिका से वो बात करे। तो आई थिंक कि ये दिखाता है कि सबसे पहले पाकिस्तान का जो रोल है कि वो इस तरह के अमन मुज़ाकरात, इस तरह के डायरेक्ट टॉक्स को सपोर्ट करता है और वो चाहता है कि वो अमेरिका की मदद करे और तालिबान की भी मदद करे ताकि अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ें। आम तौर पे जब भी इस तरह के अमन मुज़ाकरात होते हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स को जो है रहा किया जाता है, या तो प्रिजनर स्वाप्स होते हैं या प्रिजनर रिलीज होते हैं। एक तरह से ओवरऑल एक गुडविल जेस्चर के तौर पे इसको देखा जा सकता है। सहर खान केरो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तजियाकार हमारे साथ थी। सहर, थैंक यू फॉर योर टाइम।